हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। आज मेरे साथ हैं आदित्य दुबे, जो कि एक स्टूडेंट है लॉ के, और फ़िलहाल अभी रिसेंट में जो है लॉ का एग्ज़ाम भी दे के आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि देश में जो अभी बेरोज़गारी है, उस बेरोज़गारी पे आदित्य जी क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मुझे लगता है कि देश में कई मतलब देश का जो मीडिया इंस्टीट्यूट है, मीडिया चैनल्स हैं, वो जो है मतलब बहुत कम ऐसे मीडिया चैनल्स होते हैं जो ऐसे यूथ से बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैं बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप लोग यूथ से बात कर रहे हैं और यूथ का जो ज्वलंत मुद्दा है उस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। अच्छा, देश में अभी जिस प्रकार से बेरोज़गारी है, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, कुछ दिन ही हुआ है, और अभी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। जैसे देखा गया कि पूरे लोकसभा चुनाव में कभी बेरोज़गारी का कोई मुद्दा नहीं आया, नहीं किसी पार्टी की तरफ से जो है इस पर कोई चर्चाएं हुई कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोज़गारी पे ध्यान दिया जाएगा। तो आज के यूथ जो है, यूथ बहुत ही जो है आज की डेट में नाखुश है कि हमें जो है पढ़ाई लिखाई करके लोग बेरोज़गार हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो 24 का जो चुनाव था, 24 के चुनाव में अगर आप देखें तो 2024 में आज जो बीजेपी की हालत हुई है, बीजेपी कह रही थी 400 पार 400 पार 400 पार कर देंगे। मुझे लगता है कि बैकफुट पे लाने का जो सबसे बड़ा काम जो अपोजिशन की सारी पार्टीज़ साथ में आई, अगर आप देख लें जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बिहार की रीजनल पार्टीज़ हों, यूपी की रीजनल पार्टीज़ हों, ये सभी लोगों ने जो है एक स्वर में, एक मत के साथ जो है बेरोज़गारी पे जो है उन्होंने बोला है। क्योंकि इसलिए बोलना इसलिए भी पड़ा क्योंकि स्थिति जो बेरोज़गारी की रही है वो पिछले 10 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक सरकार पूरी तरीके से ज़िम्मेवार है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो बेरोज़गारी का जो हालत हुआ है, वो मोदी सरकार में बहुत स्थिति ख़राब है। उसका सबसे बड़ा कारण 2-3 कारण है एक्चुअली। जो सबसे बड़ा कारण है वो ये रहा है कि वो चीज़ों को, जो सरकारी उपकरण हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको वो बेच रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए जितने भी पीएसयूज़ हैं उनको बेचा जा रहा है। अभी एलआईसी को बेचने की बात की जा रही है, कई सारे और पीएसयूज़ हैं उनको बेचने की बात करी है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, रेलवेज़ को बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सारे सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जाएगा तो सरकारी नौकरी बचेगी नहीं। सरकार का अपना आंकड़ा है लोकसभा में, सरकार लोकसभा में खुद आके कहती है कि अगर राज्य सरकारों की नौकरी और केंद्र सरकार की नौकरी को मिला दे तो देश में 1 करोड़ से ज़्यादा सैंक्शन बट वेकेट पोस्ट खाली है। मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, युवा हल्ला बोल, वो पढ़ाई, कमाई, दवाई, रोज़गार की बात करता है। उनका काम ही, हम लोगों का काम ही है कि रोज़गार, सरकार को रोज़गार देना चाहिए। और रोज़गार की जब हम बात करें तो रोज़गार की मतलब ये नहीं है कि सभी को आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति आईआईटी, आईआईएम या फिर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, बीटेक का डिग्री ले चुका है, एमबीए की डिग्री ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको ये नहीं कह सकते ना कि आप पकौड़ा तलिए, या आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि आप जाके जो है ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी का नौकरी भरिए। जो आदमी जिस तरीके से, जितना वो पढ़ाई लिखाई किया, उस तरीके से उसको नौकरी मिलना चाहिए। तो देश में रोज़गार और नौकरी की स्थिति ये हो चुकी है कि एनएसएसओ एक डेटा है, सरकारी डेटा जो है, वो ये कहता है कि 45 साल में बेरोज़गारी ने सारे आंकड़े तोड़ दिए हैं। कई सारा डेटा ये कहता है कि जो यूथ है हमारे देश में, पूरे दुनिया में बहुत सौभाग्यशाली बात है हमारे देश के लिए, सौभाग्यशाली बात है हमारे देश के लिए कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन जो है वो भारत में है। लेकिन इसको क्या हम ठीक तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में युवा जो है नौकरी तलाश करने की जो स्थिति है, जो तलाश करने की जो अपेक्षा होती है, वो छोड़ दिया है। उनको ऐसा लगता है कि अब नौकरी हमें मिलेगी नहीं, रोज़गार मिलेगी नहीं। तो सबको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम जो सैंक्शन्ड बट वेकेट पोस्ट खाली हैं, जो ऑलरेडी सैंक्शन्ड है, सरकार के द्वारा नोटिफाइड है, सैंक्शन्ड है बट वेकेट है, उसको फुलफिल कर दीजिए। अगर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ आज सरकारी नौकरी पूरे दुनिया में, पूरे देश में दे देंगे, तो मुझे लगता है कि कई लोगों का जो एक तो लाइफ भी बदल जाएगा, उनके परिवारों का भी लाइफ बदल जाएगा और चीज़ें अच्छी होंगी। इसी बीच में बस एक अग्निपथ वाला मैं आपको बताना चाहूँगा। अग्निपथ स्कीम लेके आई थी सरकार, 4 साल रोज़गार देगी, 4 साल के बाद 75% लोग जो हैं वो हट जाएंगे। ये स्थिति आप देखिए कि लोग जो है वो कितने साल से आर्मी और डिफेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी स्थिति ये होती है कि 4 साल के बाद वो वापस जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस तरह की स्कीम से बचना चाहिए सरकार को, और मुझे लगता है कि एक परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात है, उसकी बात करनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से अभी जो है देश में कितना ऐसा वैकेंट अभी खाली होगा जो कि
फिलहाल सरकार को इस मुद्दे पे काम करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कई सारे, मतलब अगर आप सिर्फ अकेले रेलवे की बात करें, रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी का 2019 में जो हुआ था, 2019 वाला जो मामला, 2019 में सरकार ने कहा था कि करीबन 1 लाख के आसपास वो रोज़गार देंगे। वो अभी तक वो रिक्रूटमेंट अभी तक पूरा नहीं कर पाई है सरकार। कई सारे रिक्रूटमेंट्स, एसएससी के कई सारे रिक्रूटमेंट्स हैं जो पेंडिंग है। स्टेट सर्विसेज के कई सारे राज्य सरकारें जो अपनी जो स्टेट रिक्रूटमेंट्स है वो पूरा नहीं करी। चाहे वो झारखंड की आप बात करें, झारखंड में भी शिक्षकों की बहाली कई सालों से नहीं हुई। बिहार में भी 3 लाख, 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली, और 3 लाख नहीं, 1.5-2 लाख के शिक्षकों की बहाली बहुत दिनों के बाद हुई है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे, जो सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का खुद का आंकड़ा है लोकसभा में कि अगर हम चाहें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद आज के आज जो है वो दे सकती है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये तरीका है कि पहले आप सरकारी रिक्त पदों को भरिए, और दूसरा ये तरीका है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं है या वो रोज़गार की तलाश करने के लिए, मान लीजिए रोज़गार, वो किसी तरह का रोज़गार करना चाह रहा है, स्वरोज़गार करने की तलाश में, तो मान लीजिए दिल्ली का, मान लीजिए कोई देवघर का आदमी है या कोई झारखंड का आदमी है या कोई बिहार का आदमी, वो अगर उसको रिक्शा ही चलाना है या उसको ठेला ही लगाना है तो दिल्ली या मुंबई जाके क्यों लगाएगा? वो देवघर में ही रह के काम करे। देवघर में उसको इतनी सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटीज़ मिले कि अगर उसको ठेला चलाना है या यहीं पर अगर वो 500 या 400 रुपये मजदूरी में काम करना चाह रहा है, तो 500-400 रुपये कमाने के लिए उसको दिल्ली, मुंबई या गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है? उनके लिए सरकार को जो है यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए। वो अपने परिवार से क्यों दूर जा रहे हैं? तो जो माइग्रेशन हो रहा है ना, इस माइग्रेशन को भी रोकना पड़ेगा। अच्छा आदित्य जी, जिस प्रकार से अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, अगर यही प्रक्रिया आगे और 5 सालों तक अगर वर्तमान सरकार की रही, तो क्या लगता है युवा किस की ओर बढ़ावा देंगे और युवा क्या करेंगे फिर? नहीं, युवाओं में बहुत हताशा है, बहुत रोष है और बहुत आक्रोश भी है। मुझे लगता है सरकार के प्रति आक्रोश होना बहुत ज़रूरी बात है, और सरकार से सवाल पूछना ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। और हर सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे झारखंड की राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, किसी से भी आपको सवाल पूछने का हक बिल्कुल है। आप किसी को भी वोट दीजिए, वोट आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जिसको आप वोट दे रहे हैं उससे सवाल आपको 10 सवाल और पूछना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने उसको वोट दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा 5 साल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। सवाल आप पूछिएगा नहीं तो वो एक तरह से सरकार फिर इस घमंड में आ जाती है कि अब जनता जो है वो मेरी बात सुने, जनता को मैं किसी तरह से भी घुमा सकता हूँ, और जनता में 5 साल बाद फिर मैं चुनाव आएगी, फिर चुनाव में मैं काम करूँगा, कुछ 2-4 स्कीम्स ले आऊँगा, उसके बाद फिर काम करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि सरकार भी बहुत रिलक्टेंट हो जाती है और काम नहीं करती। तो युवाओं का क्या, हमारा देश जो है युवा शक्ति है, युवा राष्ट्र है, तो युवाओं में हताशा है, निराशा है, और वो सरकार से सवाल पूछ भी रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो आने वाला 5 साल है, चाहे वो केंद्र सरकार का आप देखें या जो अभी झारखंड में चुनाव होने वाला, इस समय जो यूथ और आपका जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा, ये आप जान लीजिए राजेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उभरेगा किसी भी राजनीति में, किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी स्टेट पॉलिटिक्स में, किसी भी नेशनल पॉलिटिक्स में। आज के टाइम में रोज़गार से बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता है। और किसी भी सरकार को अगर दोबारा सत्ता में आना है, या उनको अगर दोबारा वो चाहते हैं कि सत्ता में आए, तो मुझे लगता है कि उनको रोज़गार देना ही पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, जो सरकारी पद हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और जो लोग दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं उनको लोकल लेवल पे अगर मान लीजिए देवघर में से एयरपोर्ट बना तो कई लोगों को नौकरी मिली। उसी तरीके से लोकल लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं, बहुत सारी मशीनरी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बना सकते हैं। इससे क्या हुआ, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ काम करेंगे। तो मुझे लगता है यही तरीका है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सरकार दोबारा सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन देखा तो ये भी जाता है ना आदित्य जी कि लोकल जो भी, जैसे एयरपोर्ट आप देखिए या फिर एम्स देखिए, प्लास्टिक फैक्ट्रियाँ आ रही है यहाँ पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ तो गई है, लेकिन यहाँ पे लोकल लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। इस पर आपको क्या कहना है? भाई देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि क्या, जैसे कई सारी स्टेट्स ये भी करती हैं कि जहाँ पे मान लीजिए एम्स खुला है, यहाँ पे जहाँ पे जैसे झारखंड है, तो झारखंड में 75% लोगों को या 50% लोगों को, जो झारखंड के युवा हैं, उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए कि बाहर के लोग आके यहाँ पे रोज़गार नहीं कर सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे रोज़गार नहीं ले सकते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको रोज़गार दे सकते हैं। तो बात यह है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या रिजर्वेशन देके ही आप उनको नौकरी दे सकते हैं या कोई दूसरा तरीका है। ठीक है, रिजर्वेशन को लेके भी बहुत सारा इश्यूज़ है, बहुत सारे डिबेट्स हैं, चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत व्यापक तौर पे जो है बैठ के इन सब चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए। और ये बात सही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लोकल लेवल पे चीज़ें खुल जाती तो क्या लोकल लोगों को नौकरी मिलती है? मुझे लगता है कि अगर लोकल लेवल पे चीज़ें अगर खुलेंगी, मान लीजिए चीनी मिल खुली है या कोई और फैक्ट्री खुल जाती है या प्राइवेट कंपनीज़ भी आती है, तो मुझे लगता है वो बाहर से लोगों को ना ला के यहीं के लोकल लोगों को रोज़गार देगी। क्योंकि बाहर से अगर लाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ के लोकल लोगों को आप कम पैसे में भी रख सकते हैं, और यहाँ का जो लोकल व्यक्ति जो बाहर जाके कमा रहा है उनके लिए आसान होगा कि वो ज़्यादा कम
पैसों के लिए जो है वो अपने घर परिवार के साथ रह के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप करिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाइए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करिए और रोज़गार पे बात करिए। रोज़गार से बड़ा मुद्दा नहीं है और बाकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, ये सारा पर्सनल मैटर है। मुझे लगता है सरकारों को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से देखा जा रहा है कि सरकार रोज़गार पे ना बात करके धर्म पे बात करती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये बात करती है। तो क्या लगता है कि अगर जितना भी यूथ है, अगर इनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे? सरकार कभी कभार कहती है उनके जो है नेताओं के तरफ से कि कुछ भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो। सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लाई है लोन के माध्यम से, बट युवा का कहना है कि लोन जो है इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि कोई भी युवा जो बेरोज़गार हो, वो अगर बिज़नेस छोटी मोटी करना चाहे तो स्टार्टिंग के लिए उसको क्या बैंक से कैसे उसको सहूलियत मिले या गवर्नमेंट से क्या सहूलियत मिले? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, लोन दे देने से मात्र जो है रोज़गार या फिर ये जो इशू है वो जो है वो कम नहीं हो जाएगा। रोज़गार का जो इशू है उसको सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रॉब्लम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज़्यादा है कि मतलब आप ये सोचिए कि आज के समय में लोग जो है, युवा जो है, वो नौकरी की तलाश करना छोड़ दिए। उनको लगता है कि नौकरी उनको नहीं मिलेगी। तो जो मैग्नीट्यूड है इस प्रॉब्लम का वो बहुत बड़ा है, बहुत लार्जर लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ बनानी पड़ेगी जो आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, सरकार जो भी एग्ज़ाम करा रही है, जो भी चीज़ें करा रही है, वो फेयर तरीके से हो, वो चरणबद्ध तरीके से साल भर में, 1.5 साल में पूरा हो जाए। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि जो लोग जो है स्वरोज़गार करना चाहते हैं या जो सरकारों से लोन लेना चाहते हैं, तो कई सारी स्कीम्स हैं। केंद्र सरकारों की भी स्कीम्स है, राज्य सरकारों की भी स्कीम्स है, जिससे आप स्वरोज़गार के लिए गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी से फिर आप वो गाड़ी चलाइए, उसके बाद फिर वो आप किस्त पे जो है आप लोन दे सकते हैं। और फिर वो मेनली तो ये सारे जो भी स्कीम्स होते हैं वो सरकारी बैंक से ही आपको मिलता है। लेकिन इस पर भी तो युवा का कहना कि लोन आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से नहीं मिलता है, बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन उसका कारण ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकारों का काम ज़्यादा है। सरकार विजिलेंट अगर नहीं होगी तो लोन भी आसानी तरीके से, मुझे लगता है कि देखिए, लोन वाला जो पॉइंट है ना, लोन आप बिल्कुल दीजिए, लोन दीजिए और जो युवा है वो काम कमा के रोज़गार करके फिर उसको चुका भी देगा। लेकिन आप देखिए कि इसके पीछे एक नेक्सस है, क्योंकि लोन जो दे रही है वो भी सरकारी कंपनी है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकारी बैंक्स को बेच दे रही है। तो जब सरकारी बैंक्स ही नहीं रहेंगे तो सरकारी बैंक जो आज लोन दे पा रही है वो लोन नहीं दे पाएगी। प्राइवेट बैंक आपको कभी लोन नहीं देगा, कोई भी प्राइवेट बैंक आपको लोन नहीं देगा। लोन देगा तो वो आपको सरकारी रेट पे या सरकारी इंटरेस्ट पे नहीं देगा, वो अपनी रेट पे देगा। और वो कोई भी व्यक्ति जो लोन ले रहा है उसकी उतनी उसको तो फिर समस्या खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हाँ, प्राइवेट बैंक से लोन ले ले और ये कर ले। तो जो भी स्कीम्स, जो सरकारी स्कीम्स लेके आते हैं, वो सरकारी स्कीम जो होते हैं वो भी सरकारी बैंकों से ही पैसा जाता है। और जो सरकारी बैंकों में पैसा है वो मेरा और आपका पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। मतलब जो हम लोगों का जो पैसा जो सरकार में, जो बैंकों में जमा है, वही पैसे से सरकार जो बैंक से वो लोन देती है सरकार के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि लोन तो आप देते ही रहिए, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से अगर आप प्लॉटिंग के साथ काम नहीं करेंगे। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मुझे लगता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आपको फेयर करना पड़ेगा। जो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा रहे हैं ना, सरकारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसको आपको फेयर रखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं जो कि युवाओं से रिलेटेड है, उसको आप चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ करिए। और जब आप पैसा दे रहे हैं, सरकारी बैंक पैसा दे रही है, तो मान लीजिए अगर 5 साल में उसको चुकाना है तो 5 साल में वो चुका भी दे। उस तरह का रोज़गार करे, उस तरह का काम करे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आदित्य जी। और फिलहाल जो है जाते जाते आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सारी सरकारों से यही कहूँगा कि आप सरकार में हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, सरकार में रहिए और हमेशा सरकार में रहिए। जितनी भी सरकार हैं, चाहे वो राज्य सरकार में, आज जो भी राज्य सरकार में है, या जो भी केंद्र सरकार में, मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि आप युवाओं को दरकिनार करके इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। अगर आप युवाओं को साथ में लेकर राजनीति नहीं करेंगे तो आप राजनीति इस देश में नहीं कर पाएंगे। तो इस देश में अगर आपको राजनीति करना है, अच्छी राजनीति करनी है, तो युवाओं के हित में आपको सोचना पड़ेगा, युवाओं के हित में पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी, रोज़गार देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।